10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन है। परसेंट में अगर वृद्धि दे रखी है, कभी देखो परसेंट में अगर वृद्धि दे रखी है, परसेंट में ही वृद्धि पूछ रहा है कितने प्रतिशत, परसेंट में वृद्धि दी है सीआई में, सॉरी एसआई में, और परसेंट में ही वृद्धि पूछ रहा है। सिर्फ आपको वर्षों का अंतर, यानी कि पहले 10 वर्ष में दिए फिर 6 वर्ष का पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेगा दोस्तों। जो 75 है ना, वो कितने वर्षों में बढ़ा है, 10 में, तो 10 से डिवाइड करिएगा। पूछ कितनी करा है, 6 का, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपका एक शॉर्ट तरीका मैंने बता दिया इस तरह के क्वेश्चन के लिए। बाकी मैं बता दूं दोस्तों, तो आर गुणा टी परसेंट जो होगा वो होता है दोस्तों एसआई परसेंट के, और एसआई परसेंट दोस्तों होता है मतलब एसआई बटे मूलधन गुणा 100। तो दोस्तों यहाँ पे एसआई परसेंट तो दिया है ना 75, तो यहाँ से पहले आपको आर निकालना पड़ेगा। आर निकालने के बाद फिर से एक बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब ये आंसर निकलेगा। बट मैंने एक तरीका आपको बताया डायरेक्ट, इससे करिएगा। 3 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, इसको काटेंगे 2 से 5 बार जाएगा, 5 से इसको काट दोगे दोस्तों तो जाएगा 15, और 15 3 45, यानी कि 6 वर्ष में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। दोस्तों 17 अगस्त और 18 अगस्त का जो स्टूडेंट का फीडबैक हमने लिया है, उसके आधार पर हमने मैथ के जिस टाइप के उन्होंने हमें क्वेश्चन बताए हैं, उसी से हमने दोस्तों एक टेस्ट बनाया जिसमें हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों इस 25 क्वेश्चन जो भी लिए हैं वो उन्हीं कंसेप्ट पर आधारित हैं जो अभी तक पूछे जा सके हैं। जैसे कि दोस्तों संभारक समीकरण से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 3 से 4 तरीके के। जैसे कि एक आपको मूल्य देता है और दूसरा मूल पूछ लेता है, बाकी मूल्य देते हैं और मूल का जो वो रहता है वर्ग समीकरण रहता है वो पूछता है, यानी कि मूल दोनों मूल लेके वर्ग समीकरण पूछ लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में भी कवर करवा देंगे। बाकी हमने इसी वीडियो में एक ही क्वेश्चन रखा है वर्ग समीकरण का, इससे हम थोड़ी बहुत थ्योरी भी बताएंगे और आपको क्वेश्चन करने का तरीका आपको बता देंगे। दोस्तों हम क्वेश्चन जितने भी हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं उनमें जो भी हम कंसेप्ट लगाएंगे बिल्कुल सही तरीका रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा शॉर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट में हम क्या करते हैं थ्योरी को छोड़ जाते हैं। जब हम थ्योरी को छोड़ जाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनता है, फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम थ्योरी के आधार पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जल्दी कैसे करें वो हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है समीकरण x² - 12x + 2 के बराबर 0 का एक मूल x बराबर 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम वीडियो को शुरू करें तो आपको पेपर जो पेन रहता है आपको साथ रखना है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो आपको थोड़ी अपने हाथ से करना है, जिससे कि आप बिल्कुल बैठे ना रहे, आपको ऐसा लगे कि हम खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन मैं आपको बोलूँ तो आपको कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन आपको ही करना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो मूल रहते हैं, जो वर्ग समीकरण के 2 मूल रहते हैं, उन दोनों मूलों का जो योग रहता है दोस्तों वो होता है -b/a, ओके। और जो दोस्तों दोनों मूलों का गुणनफल होता है वो होता है c/a, ओके। दोस्तों जैसे कि मान के चलते हैं जो c/a रहेगा वो दोनों मूलों का गुणनफल है। जैसे कि एक मूल यहाँ पे 4 दिया है, दूसरा क्या मान के चले अपन p मान के चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों अगर अपन देखेंगे a b c की वैल्यू, दोस्तों x² का जो गुणांक रहता है वो a का मान रहता है, और x का जो गुणांक रहता है वो b का मान रहता है, और जो कांस्टेंट रहता है वो c का मान रहता है। दोस्तों यहाँ पे a का मान 1 है, x² का गुणांक, और b का जो मान है वो -12 है, और c का जो मान है वो 2k है, ओके। दोस्तों यहाँ पे अब अपन रखेंगे b का वैल्यू क्या है -12 है, ओके, और a का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है। इस तरह से दोस्तों ये मूलों का योगफल है, एक मूल दिया है 4 और दूसरा मूल दिया है p, अपन ने मान लिया ये, ठीक है ना। देखो दोस्तों अगर अपन इसमें मान रखेंगे p का मान निकालने के लिए, तो c का मान क्या है दोस्तों 2k, लेकिन k क्या है, k क्या बताइए, चर है ना, तो k क्या है, चर है। तो दोस्तों यहाँ पे k की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, लेकिन तो अपन इसको नहीं रखेंगे, अपन यहाँ से p का मान निकालेंगे। देखो जो माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 + p = 12 है, इसका मतलब p का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों x = 8, दूसरा क्या होगा x = 8, ओके। चलिए तो दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, चल लेते हैं। तो चलें फिर बताइए, चलो तो आंसर क्या होगा आपका 8 हो जाएगा, यानी कि x = 8 दूसरा मूल है। चलो चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2007 से 2012 की अवधि के दौरान एक कार निर्माता कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाता है, यानी कि प्रॉफिट को इसमें दर्शाया गया है, ओके। यहाँ पे दिया 2007 में मान के चलते हैं 40%, और यहाँ पे 55%, 45%, 65%, 70% और 60%, ओके। देखो क्वेश्चन पढ़िएगा आगे क्या है। निम्नलिखित में से, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ में प्रदर्शित सभी वर्षों के दौरान हुए औसत वार्षिक प्रतिशत लाभ के निकटतम था। यानी कि दोस्तों किस सभी वर्षों में जो एवरेज है वो किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ, यानी कि किस वर्ष के समीप है, यानी कि जो औसत है वो किस वर्ष से थोड़ा आगे पीछे या लगभग उतना ही है। तो सबसे पहले आप एवरेज निकालिएगा, सबको ऐड करके आपको डिवाइड करना है। वर्षों की संख्या कितनी है दोस्तों 6, ओके। सबको जैसे ही आप ऐड करोगे दोस्तों इन सबको, तो आएगा 335। ऐड करना पेन आपके पास होगी, ओके। 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान आएगा दोस्तों 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 3 बचेगा 35, 35 में 6 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 56 बनेगा, ओके, लगभग 56। दोस्तों 56 इनमें किसके बराबर है,
या लगभग बराबर नहीं, किसके समीप है, किसके समीप है ये बताना है। तो दोस्तों 56 है वो 55 के समीप है, और 55 लाभ जो है 55% वो कब है 2008 वर्ष में, ठीक है ना। तो 2008 आपका आंसर रहेगा 2008, ठीक है ना। तो एवरेज निकालना है, एवरेज के बाद देखना है कि मान आया एवरेज वो किसके समीप है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक गोलीय कोष की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और कोष की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। कोष के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, अगर मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊं तो दोस्तों जिस बॉल से आप मैच खेलते हो, यानी कि गेंद से जो मैच खेलते हो, उस गेंद का आपको आयतन निकालना है। तो देखो मान के चलते हो ये बाहर की एक गोला है, ओके, एक अंदर गोला रहता है, किसमें बॉल में 2 गोले रहते हैं, एक अंदर रहता है एक बाहर रहता है, और अंदर वाला जो रहता है बिल्कुल खोखला रहता है, जो बाहर का रहता है ना उसकी थोड़ी कुछ मोटाई रहती है, ओके, इसके बीच में ऐसा ही तो रहता है बॉल। बताइए अंदर खोखला रहता है कि नहीं रहता, बताइएगा आपको वो बिल्कुल रहता है। दोस्तों अगर अपन को इसका जो आयतन चाहिए, यानी कि जो धातु का जो आयतन है वो क्या रहेगा, पूरे बड़े वाले का आयतन और इस खोखले वाले का आयतन अगर अपन माइनस कर दें तो इसका आयतन आपको मिल जाएगा, हाँ है ना, बिल्कुल। दोस्तों जो गोले का जो आयतन का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सॉरी पाई आर क्यू मैं लिख ही देता हूँ, पाई आर क्यू। ओके दोस्तों अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, और ओके यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, तो आप माइनस करें ना, कॉमन आएगा, और 9 का क्यू माइनस 8 का क्यू ये आएगा। ओके इस तरह से 4/3 गुणा 22/7 पाई की वैल्यू रख देंगे, और जो 9 की जो वैल्यू रखेंगे, 9 की होता है दोस्तों 729 होता है, माइनस 512 होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आप कर लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक वृत्त की परिधि दी है 308 मीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि पाई की वैल्यू आप रख दो। क्या है दोस्तों, पाई की वैल्यू आप रख दो। देखिए दोस्तों एक बात मैं बताऊं, जब भी आपको पाई की वैल्यू पूछी ना, और पाई की वैल्यू अगर दे दे, पाई की वैल्यू अगर दे दे और इसमें पाई की वैल्यू अगर अपन पुट कर दे, वैसे पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 रहती है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर पाई की वैल्यू आप लगभग इतनी रखेंगे, तो पाई की वैल्यू इतनी रखेंगे तो आप देखोगे कि जो भी आंसर आएगा वो 22 यानी कि 11 का मल्टीप्लाई आएगा। तो इस 4 ऑप्शन में से आप 11 का मल्टीप्लाई लगा सकते हो आंसर, ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए ऑप्शन रखे हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शन रख देता है और उनमें से एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो 11 का मल्टीपल होता है, तो वही आपका आंसर रहेगा। तो देखो दोस्तों आपको पता है, आपको अल्टरनेट ऐड करना है और उनका डिफरेंस लेके देखना है क्या वो 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो देखो 7, 4, 11 और जो बचा हुआ है 6, 4, 10, यानी कि 11 और 10 का अंतर 1 क्या 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है 5 और 7 और 5 यानी कि कितना हो रहा है 12, और बचा क्या 5 और 6 यानी 11, इसका भी अंतर कितना 1 हमारा 11 से मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना। चलो दूसरा दोस्तों 7 और 4 कितना है 11, और बचा कितना 5 और 6, तो 11 माइनस 11 0 में 11 का डिवाइड चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इतना। अब देखिएगा आंसर हो जाएगा, लेकिन अपन ने क्या फोर्थ ऑप्शन चेक किया नहीं किया, तो अभी तक अपन इसको ऑप्शन नहीं मानेंगे, अभी तक हम इसको ऑप्शन सही नहीं मानेंगे। पहले इसको चेक करेंगे कि ये भी क्या 11 से कट रहा है, तो अगर कटेगा तो फिर दोनों में से एक होगा, अगर ए नहीं कटेगा तो वो कन्फर्म हमारा ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 7, 4, 11 बचा क्या 6, यानी कि 12 माइनस 11 करेंगे 1 हमारा 11 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं है, तो एक ही कन्फर्म है आपका ऑप्शन नंबर 3। बाकी इसको मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि जो क्षेत्रफल पूछा वो होता है पाई आर स्क्वायर, और दोस्तों परिधि होती है 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू मैं 22/7 रख देता हूँ, ठीक है ना, 22/7 रख देता हूँ, आर बराबर हो जाएगा 308। इस तरह से दोस्तों 22 से 100 काटेंगे तो कितना बार जाएगा, देखो 2 से काटता हूँ सबसे पहले 154, 22 से फिर काटेंगे 7 बार जाएगा, यानी कि आर का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 49, हाँ या ना बोलो, बिल्कुल। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 49 का स्क्वायर कर देंगे, तो एक बार 49, दूसरी बार 7 आ जाएगा, लेकिन ये 7 हट जाएगा, क्यों, वहाँ 49 लिखता तो इस 7 से काटेंगे तो 7 यहाँ पर बचेगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा इतना, ओके। चलिए मैंने फिर से बोला था आपको पेन कॉपी अपने साथ रखना है, इसको आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है, जो मैं आपको कैलकुलेशन करने को बोलूँ वो आपको करना है, ठीक है ना। राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा। देखो दोस्तों मान के चलो किसी वस्तु पर अंकित मूल्य जो रहता है वो 10 है, ओके, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है, हाँ ना बताओ 1/10 होती है, यहाँ पर सही से कर लो। तो अपन क्या मानेंगे, मान के चलो किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया है, उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको कितने रुपये में बेच देगा, आप कहोगे 9 रुपये में बेच देगा, ओके। चलो देखो दोस्तों 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8 दोस्तों। जो लाभ होता है आप अपने सीपी पर निकालते हैं कि क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ये आपका क्या प्रॉफिट। इसका मतलब होता है अगर 8 रुपये की कोई वस्तु है उस पर 1 रुपये लाभ पर बेचना, यानी कि कितने बेचेगा दोस्तों, वो 9 पर बेचना, मतलब यहाँ पर भी कितना है दोस्तों SP 9, यहाँ पर कितना है AMP है, ठीक है ना,
ये क्या दोस्तों MP है, यानी कि मैक्सिमम प्राइस। ओके, देखो दोस्तों अगर अपन CP 8 रुपये है, SP 9 रुपये है और MP 10 रुपये, आपको क्या कह रहा है कि अगर इसको MP पर बेच दिया जाए, यानी 8 रुपये की वस्तु को कितने रुपये में 10 रुपये में बेच दिया जाए तो लाभ कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों 2 रुपये का लाभ हो रहा था, कितने पर हो रहा था 8 पे, तो 8 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि CP कितना है 8 और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों परसेंट निकालने के लिए। 2 से इसको काटेंगे 4 जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 25 जाएगा, यानी कि जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 25% लाभ होगा अगर हम क्या करें डिस्काउंट ना दें और जो MP है उसी पर बेच दें, यानी कि मैक्सिमम प्राइस जो है उसी पर आप उसको बेचते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है PQR एक कार को क्रमशः 40 दिन, 90 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। P कार शुरू करता है, Q 7 दिन बाद उसके साथ कार में शामिल होता है। यदि R शुरुआत से 8 दिन बाद उनके साथ कार में शामिल होता है तो R कितने दिन तक कार करता है। होता क्या दोस्तों, देखो पहले P ने काम शुरू किया, उसके 7 दिन बाद Q जुड़ा, उसके 1 दिन बाद मतलब Q के 1 दिन बाद R, मतलब 7 दिन बाद Q, 8 दिन बाद R, मतलब Q के 1 दिन बाद R, हाँ ना। ओके, बस समझ में आ गया, क्वेश्चन बिल्कुल आ गया दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले अपन वर्क मानेंगे तो वर्क जो होता है वो होता है टाइम का, आपको एलसीएम लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 90 लिखा, सबसे पहले बड़ी संख्या लिख ली, तो दोस्तों 90 गुणा मैंने देखा कि 0 मैंने ले लिया तो 0 इसका हटा देंगे तो 4 का भी मल्टीप्लाई कर दिया। देखो दोस्तों एलसीएम यहाँ पे अपन अगर तो एलसीएम ना ले, मतलब उनका मल्टीपल भी ले लेना टाइम का तो भी चल जाएगा। देखो मल्टीपल और एलसीएम में अंतर है, ठीक है ना। अब देखो 36 का अगर अपन फैक्टर कर दे तो 9 चौका 36, यानी कि यहाँ पे अपन 9 भी ले लिया, 4 भी ले लिया है, इसका मतलब हुआ हमने 36 का मल्टीपल ले लिया है, ठीक है ना। चलिए अगर अपन इफिशिएंसी निकालें तो दोस्तों P की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क में अगर टाइम से डिवाइड कर दें, यानी कि P का कितना दोस्तों 40, तो 40 से इसको डिवाइड कर देंगे तो P की इफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 40, 4 से काटेंगे 10, 10 से काटेंगे 9, यानी कि 9 P की आ जाएगी। इस तरह Q की जो वैल्यू निकल कर आएगी किससे डिवाइड करेंगे 90 से, तो 90 से कितना बचेगा 4। इसी तरह R की इफिशिएंसी निकल कर आएगी दोस्तों 36 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 10। ओके, अब देखो दोस्तों जब R जोड़ा तो R जोड़ने से पहले P ने कितने दिन तक काम किया, तो P ने दोस्तों 8 दिन तक काम किया, क्योंकि P के जोड़ने के बाद 8 दिन बाद R जोड़ा है ना। लेकिन दोस्तों 7 दिन बाद Q जोड़ा और उसके 1 दिन बाद R, यानी कि R के जोड़ने तक Q ने कितने दिन तक काम किया, 1 दिन तक काम किया। इस तरह से जो काम किया वो 9 8 72 और 4, यानी कि कितना काम हो गया दोस्तों टोटल 76 टोटल काम हो गया। और काम टोटल कितना था 9 चौका 36, यानी कि 360 था। इस तरह से अगर देखें कि शेष काम कितना रह गया तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा और 3 से 2 बच जाएगा, यानी कि 384 अभी भी काम बाकी है। अब दोस्तों जो काम करेंगे वो तीनों मिलकर करेंगे, तो या तो पूछे कि कितने दिन तक मिलकर किया या R ने कितने दिन तक किया, एक ही बात है दोस्तों। R ने कितने दिन तक किया तो सारे के सारे मिलकर काम करेंगे तो इफिशिएंसी कितनी थी 9 4 10, सभी की इफिशिएंसी अगर अपन ऐड कर दे तो 23 हो रही है सभी की इफिशिएंसी, और सभी इसी इफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो टाइम निकल कर आएगा 284/23, ठीक है ना। अभी आपको कैसे निकालना है ये ऑप्शन में देख लेना आपको किस तरह का दिया होगा, बाकी जो आंसर रहेगा वो 284/23 आपका राइट आंसर रहेगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए अपन क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, आपको एक बार में बढ़िया से समझा दिया जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया 1/4, 2/3, 4/5, 5/8, 3/4 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल k है, और फिर आपको k का मान निकालकर इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले छोटी और बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों छोटी छोटी जब संख्या दे दें तो कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड करना है। क्या छोटी संख्या को बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करना है। तो देखो वो करना कैसे दोस्तों, ऊपर समान संख्या बनाना है या नीचे समान संख्या बनाना है। तो छोटी संख्या कहाँ ऊपर, तो ऊपर समान संख्या बनाना है, और समान संख्या क्या बनाना है दोस्तों 1 बनाना है। क्या बनाना है 1 बनाना है। तो देखो दोस्तों ये तो 1/4 है, हाँ ना बोलो, ठीक है। जो 2/3 है तो 3 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/5 आएगा। ओके, दूसरा दोस्तों 4/5, तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा। इसी तरह से 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, और फिर अपन 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों जब अपन ऊपर समान संख्या कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करेंगे, देखो दोस्तों ऊपर समान हो गया, तो दोस्तों अगर अपन किसी भी संख्या में ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, और कम से डिवाइड करेंगे दोस्तों वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि एक क्या दोस्तों बड़ा है, एक क्या दोस्तों छोटा है। यानी कि 1/4 क्या दोस्तों छोटा है, और नीचे कम संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो वो बड़ा रहेगा। और दोस्तों इसका जो वैल्यू है वो क्या है 4/5। तो इसका जो मान आ जाएगा k का वो क्या आ जाएगा दोस्तों 4 से 4 कटेगा नहीं 1/5। तो यहाँ पे दोस्तों k का वैल्यू 1/5 रखेंगे, 5 ऊपर जाएगा तो 5 + 4 9 बनेगा। ओके, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर k की वैल्यू 1/5, तो 5 ऊपर जाएगा तो 5 - 2 होगा 3। तो इस तरह से 9 × 27 आपका इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। छोटा और बड़ा निकाल कर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई k का मान उसमें रख दिया, आंसर आपका 27। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकती है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले अपन वर्क मान लेंगे, क्या मानेंगे टाइम का एलसीएम। तो 20 और 30 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो होगा 60,
ठीक है ना। पुरुष का जो अगर अपन पुरुष की अगर इफिशियंसी निकालें तो 20, 60 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 3 किसकी आएगी, पी की इफिशियंसी आएगी। और अगर महिला की अगर अपन इफिशियंसी निकाल लें दोस्तों, महिला की निकालें 60 में 30 का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है और महिला एक दिन में 2 काम करती है। अब वो कह रहा है 2 पुरुष काम करेंगे तो 2 पुरुष दोस्तों एक दिन में 6 काम करेंगे, हाँ ना बताओ, बिल्कुल। वो कह रहा है कि 3 महिलाएं काम करेंगी तो एक दिन में 3 महिलाएं कितना काम कर लेंगे, 6। इस तरह से टोटल अगर एक दिन में महिला और पुरुष मिलकर काम करेंगे तो 6 और 6 यानी कि एक दिन में दोस्तों 12 काम होंगे। अगर आपको टाइम चाहिए अब तो टाइम होता है दोस्तों वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क दिया है 60 और इफिशियंसी दी है दोस्तों 12। इस तरह से जो टोटल टाइम निकल कर आएगा दोस्तों 5 दिन आपका आ जाएगा। ओके, तो 5 दिन आपका राइट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यदि y बराबर दिया है 6 का घन, ओके 6 का घनमूल -4, ओके तो 22 क्यूब प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y प्लस 100 का मान ज्ञात कीजिएगा। देखो दोस्तों ये आपको अगर इसको देखोगे ना तो ये कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसकी बाई क्यू। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इसको लिखता हूँ 3 गुणा 4 गुणा बाई स्क्वायर, बताओ कोई दिक्कत आपको, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसको लिख दूँ दोस्तों 3 गुणा 3 और 16 बचेगा, 16 को लिख दूँ मैं 16 को लिख दूँ मैं 4 का स्क्वायर गुणा बाय, तो कोई दिक्कत, ओके आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं है ना। तो देखो बाई क्यू 3ab, बी का स्क्वायर है 3a स्क्वायर बी, तो एक ओके अगर अपन इसको लिख दें, देखो यहाँ पे 4 है 4, तो यहाँ पे 4 का क्यू लिख दें 64, 64 को मैं लिख दूँ 4 का क्यू और प्लस 36। दोस्तों 36 को हटा दो, 36 को हटा दो तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनेगा, बाई प्लस 4 का होल क्यू बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल प्लस 36। अब दोस्तों y की वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे, आप इसकी वैल्यू तो यह आएगा दोस्तों, देखो इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों रूट इस माइनस के 4 प्लस के 4 और क्यू माइनस प्लस के 36 हो जाएगा। देखो दोस्तों माइनस का प्लस से जाएगा और ये 3 है रूट में, ओके ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ओनली 6 बाहर निकल कर आएगा और 6 प्लस 36 इसमें ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 36 हो जाएगा 42। बताओ समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो इक्वेशन दी थी उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया मैंने, बाई प्लस 4 का होल क्यू प्लस 36, बाई का वैल्यू मैंने रख दिया तो बाई का वैल्यू ये आ जाएगा। इसका देखो दोस्तों जब भी अपन क्यू करेंगे तो क्यू से हट जाएगा वर्गमूल और घनमूल और 6 आपका बाहर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना, बाहर निकल कर आ जाएगा। बस 6 प्लस 36 42 आपका आंसर। चलो नेक्स्ट है दोस्तों, यदि 2 sin y प्लस cos y बराबर √5 sin y है तो tan y का मान ज्ञात कीजिएगा। देखो दोस्तों tan y का आपको मान चाहिए तो देखो दोस्तों सबसे पहले आप अगर देखेंगे यहाँ पर sin y, अगर sin y को इधर लेके आए तो बटे में जाएगा, हाँ है ना। तो दोस्तों sin y से ये sin y कट जाएगा तो आ जाएगा 2 प्लस देखो cos y और cos y बटे sin y आएगा तो ये होता है cot y। बोलो हाँ या ना, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। cos y बटे sin y होगा cot y और बराबर दोस्तों √5। तो इस तरह से cot y की जो वैल्यू रहेगी तो दोस्तों 1/tan y होती है, 1/tan y होती है और √5 माइनस के 2, ये क्या हो गया इसका, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों हमें किसकी वैल्यू आएगी, tan की वैल्यू। ये अभी किसकी वैल्यू है दोस्तों 1/tan, तो tan y यानी कि आएगा दोस्तों वो tan y हो जाएगा 1/√5 माइनस 2, यानी कि tan y बराबर 1/√5 माइनस 2। ओके दोस्तों यहाँ पे अपन परमीकरण करेंगे। परमीकरण का मतलब होता है नीचे जो है उसका चिन्ह बदलकर हर और अंश में मल्टीप्लाई करना। तो ऊपर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी इसका मल्टीप्लाई अपन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखोगे चिन्ह बदल देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो दोस्तों नीचे बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इस तरह से इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा दोस्तों 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो 1 नीचे रखो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा √5 प्लस 2। ओके तो tan y का आंसर रहेगा √5 प्लस 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात है 7:2। 7:2 दोस्तों ये दिया 5 वर्ष पहले तो अपन माइनस के 5 लगा लेते हैं। ओके उसके बाद आगे दिया 5 वर्ष बाद यानी कि प्लस के 5। पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 9:4 है। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी का मतलब समझते हो आप, 2:1 में। ओके अब देखो दोस्तों कभी भी 2 व्यक्तियों की आयु का जो अंतर रहता है वो हमेशा समान रहता है। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर अंतर देखेंगे तो कितना है दोस्तों, यहाँ पे आप अंतर है दोस्तों 5। यहाँ पे अंतर कितने का दोस्तों आपको 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो अंतर 5 का ही होना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे जो अंतर 5 का करेंगे तो इस अभी अंतर कितने का 1 का, तो 1 को अगर 5 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5। तो पूरे रेशियो को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10:5। बोलो हाँ है ना, हाँ।
देखो दोस्तों, अब मैं क्या बता रहा हूँ, आपने देखा कि यहाँ पर 2 यूनिट था, यहाँ पर 4 यूनिट था, यानी कि 2 यूनिट बढ़ा, लेकिन 2 यूनिट बढ़ा वो कितने वर्षों में बढ़ा, तो आप देखोगे यहाँ पर 0 यानी कि प्रेजेंट, वर्तमान से पहले 5 वर्ष और बाद में 5 वर्ष, यानी कि टोटल कितना लगा 2 यूनिट बढ़ने में, 10 वर्ष लगा। हाँ है ना, बोलो हाँ। लेकिन अगर अपन देखें कि यहाँ पर जो बढ़ रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से जो बढ़ रहा है वो 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो वर्ष की बात होगी वो 1 ईयर होगी, सॉरी 5 ईयर होगी। ओके, क्योंकि 2 यूनिट 10 ईयर, तो 1 यूनिट 5 वर्ष। ओके, लेकिन दोस्तों पूछ रहा है कितने वर्ष बाद। दोस्तों वर्तमान से जोड़ेंगे। अब देखो वर्तमान से 5 तो ये हो गया और 5 इधर हो गया, समझ रहे हो ना, 5 इधर हो गया, तो 5 यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो 5 ये 5 वो, टोटल 10 वर्ष हो गया। नहीं आई समझ में, मैं बता रहा हूँ। देखो दोस्तों ये प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष हो रहा है, तो यहाँ इधर तो आपको ऐड करना होगा ना कुछ, यहाँ तक तो कुछ वर्ष होगा ना, तो यहाँ से दोस्तों ये क्योंकि प्लस के 5 था ना, ये क्या है 5 वर्ष बाद, इसके 5 वर्ष बाद, तो टोटल 10 वर्ष बाद, टोटल कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। व्यक्ति को पार कर रही है, तो भाई वो खुद की लंबाई को पार कर रही है, तो खुद की लंबाई उसके 450 मीटर। ओके, इसकी जो स्पीड है वो दोस्तों 54 है, किलोमीटर में दिया, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18, 18 जाएगा ऊपर। मैंने क्या किया, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। देखो दोस्तों 5 से इसको काट देंगे, 90 कटेगा। ओके, 18 से इसको काटोगे 3 बचेगा, 18 54, 3 से इसको काटोगे तो 30, यानी कि कितना समय लगेगा दोस्तों 30 सेकंड आपका लगेगा, 30 सेकंड आपका लगेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दी गए विकल्प में से कौन सा लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको लगभग मान बताना है, तो आपको ये पॉइंट दिए ना, पॉइंट को हटा के आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू, आपको एक पूर्णांक में मान मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया 499, तो 499.37 दिया, इसको आपको 500 लिख लेना है। क्या दोस्तों 500 लिख लेना है, प्लस 1.95 दिया, इसको 2 लिख लेना है, गुणा यहाँ पे दिया 4.79। देखो दोस्तों जब 50 से ऊपर बात पूछे ना पॉइंट के बाद, तो उसको आप आगे वाली संख्या में लिखिएगा। जैसे अगर 4.40 होता तो अपन उसको 4 ही लिखते, लेकिन 4.79 तो इसको अपन 5 लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, माइनस इसको 3 लिख लेंगे, और जो डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है इसको अपन 20 लिखेंगे, ठीक है ना। ओके 20 लिख लिया। तो देखो दोस्तों अगर ये देखें 500 और 10 कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। और माइनस के देखो 3/20 कुछ नहीं है दोस्तों, ये ना के बराबर है, क्योंकि 1 से भी कम है, क्योंकि 20 का तीसरा हिस्सा 1 से कम है दोस्तों, तो 1 से कम है, तो इसको अगर कटाएंगे भी तो कितना बचेगा, लगभग 509 मान लीजिएगा। तो इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो 510 दिया है, यानी कि लगभग आपका जो मान होगा वो 510 रहेगा, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन है, परसेंट में अगर वृद्धि दे रखी है, कभी देखो परसेंट में अगर वृद्धि दे रखी है, परसेंट में ही वृद्धि पूछ रहा है कितने प्रतिशत, परसेंट में वृद्धि दी है सीआई में, सॉरी एसआई में, और परसेंट में ही वृद्धि पूछ रहा है, सिर्फ आपको वर्षों का अंतर, यानी कि पहले 10 वर्ष में दिया फिर 6 वर्ष का पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेगा दोस्तों, जो 75 है ना वो कितने वर्षों में बढ़ा है, 10 में, तो 10 से डिवाइड करिएगा। पूछ कितनी करा है 6 का, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपका एक शॉर्ट तरीका मैंने बता दिया इस तरह के क्वेश्चन के लिए। बाकी मैं बता दूं दोस्तों, तो आर गुणा टी परसेंट जो होगा वो होता है दोस्तों एसआई परसेंट के, और एसआई परसेंट दोस्तों होता है मतलब एसआई बटे मूलधन गुणा 100। तो दोस्तों यहाँ पे एसआई परसेंट तो दिया है ना 75, तो यहाँ से पहले आपको आर निकालना पड़ेगा, आर निकालने के बाद फिर से एक बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब ये आंसर निकलेगा। बट मैंने एक तरीका आपको बताया डायरेक्ट, इससे करिएगा 3 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, इसको काटेंगे 2 से 5 बार जाएगा, 5 से इसको काट दोगे दोस्तों तो जाएगा 15, और 15 3 45, यानी कि 6 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ेगा दोस्तों, 45% बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 23.5% दिया 11.75 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं कीजिएगा, इसमें आपको 23.5 से डिवाइड करना है, 23.5 से डिवाइड करना है। ओके तो कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर आपका आ जाएगा। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 मीटर है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत ज्ञात कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों जब अपन तंबू बनाते हैं, तंबू का मतलब दोस्तों शंकु आकार का जो तंबू होता है, वो क्या मतलब जो टोपी होती है जो आप पहनते हो बर्थडे वगैरह में, वो आपका शंकु रहता है। तो उसमें आप देखते हो कि नीचे क्या रहता है, सर्कल रहता है, ऊपर क्या रहता है, थोड़ी गोलाकार आकृति, थोड़ी वैसी जो मंदिर की जो चुटियाँ बनाई जाती है वैसी रहती है ना। तो दोस्तों इसका जो ये जो है आपका जो बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत, देखो उसमें कुछ नहीं करना,
सबसे पहले उसका एरिया निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एरिया दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के आपको क्या करना है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बट याद रखना है यहाँ पर पाई मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब उसमें पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है ना। चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक पाई की वैल्यू दी है दोस्तों, एक पाई मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या दी है दोस्तों 100 रुपया दी है। वैसे पहले क्या देते थे 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू, तो अपन क्या कर देते उसमें पाई की वैल्यू रख देते थे, पाई की वैल्यू रख देते, लेकिन अब पाई की वैल्यू नहीं रखना आपको, ठीक है ना। चले, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों पाई आर एल, लेकिन दोस्तों एक रिलेशन होता है आर यानी कि त्रिज्या आर स्क्वायर, हाइट यानी कि एच स्क्वायर और स्लैंट हाइट यानी कि एल स्क्वायर, ये आपका एक रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। आर स्क्वायर एच स्क्वायर एल स्क्वायर है स्लैंट हाइट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको बिल्कुल पुट नहीं करनी है, ठीक है। आर की जो वैल्यू दोस्तों आपको दे रखी है कितनी 9, और एल कितना दिया दोस्तों निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12 पुट करोगे तो एल की जो वैल्यू निकल कर आई 12 हो जाएगा, 144 9 121 सॉरी देखो मैं निकाल ही देता हूँ, 81 प्लस 144 ये बनेगा 225, 225 होता है 15 का इस स्क्वायर, ठीक है ना। तो 9 गुणा 15 और इसकी जो वैल्यू है वो 100, तो इसका 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर निकल कर आएगा 135 00, ठीक है ना। चलो, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, पाई आर एल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है। फिर अपन ने इसको किया और पाई की वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि पाई मीटर स्क्वायर तो दिया है ना, तो पाई हटाएंगे और मीटर स्क्वायर हटाएंगे तब अपन 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यदि वाई का 2/3 और बराबर जेड का 8/15 है तो वाई रेशियो जेड का मान आपको बताना है। देखो दोस्तों सबसे पहले 3 से इसको काटिएगा कितना जाएगा 5 बार जाएगा, 2 से इसको काटिएगा 4 बार जाएगा, 4 अपन यहाँ से हटा देंगे, बाई के बटे में 4 लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ से कुछ नहीं है, बाई बटे 4 बराबर जेड बटे 5। दोस्तों ऊपर जब इनका जो गुणांक है वो 1 हो जाए तो दोस्तों जो उनका हर रहता है उसी का उन्हीं अनुपात में ये रहते हैं, यानी कि बाई अनुपात जेड क्या हो जाएगा दोस्तों जो उनके हर का रेशियो यानी कि 4:5, ठीक है ना, 4:5। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 5000 की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल लाभ, देखो दोस्तों 2 वर्षों में लाभ हो रहा है इतना कि बराबर है, तो दानिश में 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेशित की, यानी कि उसने क्या किया 5000 को 2 जगह रखा है, एक जगह 10% की वार्षिक साधारण ब्याज है और एक जगह 10% है, और उससे 2 साल में जो लाभ मिलता है यानी कि जो ब्याज मिलता है वो 1072 मिलता है। तो पूछा कि 12% पर कितनी धनराशि उसने रखी हुई है। देखो दोस्तों अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो 2 वर्ष का था दोस्तों, तो 2 वर्ष का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 1 वर्ष का जो आ जाएगा दोस्तों वो आएगा 536, कितना आ जाएगा दोस्तों 536 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों अगर मैंने कहा कि एक 10% है एक 12% है, परसेंट लगा दीजिएगा जिससे समझने में आसानी होगी, बाकी आप जब एग्जाम में करिएगा तो आप परसेंट मत लगाइएगा। तो इस तरह से 1 साल में 536 हो रहा है। आपको चाहिए क्या 12% की चाहिए ना, 12% वाली राशि चाहिए, तो दूसरा कितना है 10%। तो क्या करिएगा जो टोटल धनराशि है ना इसका 10% आप निकाल लीजिएगा, तो इसका 10% और इसका भी 10%, यानी कि दोस्तों अगर अपन पूरी ही राशि को 10% पर रखें, पूरी राशि को 10% पर रखें तो दोस्तों ये आंसर आएगा, इसका जो ब्याज मिलेगा 5000 का 10% मिलेगा, चाहे उसके कितने ही भाग कर दिए जाए, सभी भागों को अगर अपन ने 10% की बेस पर रख दिया, रेट पर रख दिया, तो पूरा का पूरा जो ब्याज निकल कर आएगा वो पूरे का 10% आएगा, यानी धन जो है आपका 5000 का 10% ही आएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 500 हो जाएगा। फिर कुछ नहीं कीजिएगा, आपको पता ये कटेगा और यहाँ पर कितना 2% का अंतर है, ठीक है ना। फिर अंतर ले लीजिएगा, यहाँ पर 36 का अंतर है, इसका मतलब 2% 36 के बराबर, तो देखो 2 से काटेंगे तो 18 बचेगा, यानी कि 1% की वैल्यू 18 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 18 हो जाएगी। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं करना यार, यहाँ पे आप ए और बी मान के चलना है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी बराबर दिया दोस्तों 5000, हाँ है ना। ए का 10% और बी का 12% 536 है, ए का 10% बी का 10% 500 है। अपन ने अंतर ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा बी का 2%। अरे भैया यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे ये है, तो ये कटेगा नहीं, घटाएंगे तो ये क्या बनेगा आपका समीकरण बन गया 2, ठीक है ना। विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया, आंसर निकल कर आ गया बी का 100%, क्योंकि बी गुणा है ना तो बी का 100% होगा 1800 रुपये। ऑप्शन डी आपका राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है अगर आपने एक बार किया है तो। एक लंबवर्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। शंकु की आधारित त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर, जैसे कि मान के चलो कोई ये गोला है, जैसे कि ये क्या है गोला है, अब इसी के ऊपर क्या रख दिया दोस्तों तंबू रख दिया, यानी कि शंकु रख दिया, मैं तंबू बोल रहा हूँ। ओके, इस तरह का आकृति आपकी बनी है। अर्धगोले का व्यास 12, यानी कि इसका जो व्यास है दोस्तों, इसका जो व्यास है
इसका, क्योंकि आर दो गोला है तो यही आपका अभ्यास हो जाएगा। ये कितना दोस्तों 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या बात करते हैं 6 सेंटीमीटर इसकी है। जबकि शंकु की ऊंचाई यानी कि जो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितना 8 सेंटीमीटर। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 25 रुपये है तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि यहाँ पर भी आपको पाई की वैल्यू नहीं रखना। जब आपको जो लागत दे रहा है वो अगर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पाई मीटर स्क्वायर में दे रहा है तो पाई की वैल्यू आपको नहीं रखना है। बाकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है या पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है तो आपको पाई की वैल्यू रखना है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखो इसका एरिया इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो दोस्तों इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्ध गोला है तो अर्ध गोले का आधा, क्योंकि ये किससे छिपा हुआ है अर्ध गोले का। ये पूछ क्या रहा है पेंट करना ना, तो पेंट तो भाई ऊपर ही से करेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक पेंट जो होगा वो अर्ध गोले का पर वो रहेगी परिधि, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, परिधि तो वृत्त की रहती है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, टोटल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था अभी पाई आर एल। ओके बिल्कुल, एल कैसे निकालूंगा, मैंने एल में एक रिलेशन बताया था, एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। यानी कि इस तरह से जो एल स्क्वायर बराबर 100 बनेगा तो एल की जो वैल्यू बनेगी वो 10 बनेगी। कितनी बनेगी दोस्तों 10 बनेगी। और आर कितना है दोस्तों 6। तो इस तरह से जो आंसर आएगा इसका 60 पाई आएगा। पाई की वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि पाई का मान मुझे रखना नहीं है। यहाँ पे आर का मान कितना है 6, तो 36 गुणा 2 72 पाई ये आपका आएगा 72 पाई। ओके, इस तरह से इन दोनों को जोड़ दोगे आप तो कितना बन जाएगा दोस्तों आपका 82 लगभग बनेगा, 92 बनेगा। कितना बनेगा 92 पाई। 92 पाई, 92 में क्या करना है 25 का मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा 92 गुणा 25 कर देना है। देखो 92 गुणा 25 आपको करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें 4 से डिवाइड करना है, 4 से मल्टीप्लाई आप कर दो तो ये 100 बनेगा और 4 से इसको करेंगे 4 दूनी 8 बनेगा। देखो कहीं पर मिस्टेक हुआ है दोस्तों, 4 कहीं पर मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा आप, ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूँ आपको। अरे भाई ये 72 है, मैंने 32 ऐड किया है, ये 72 बनेगा, ये 92 पाई। ओके, ये अब 92 पाई हटाओ इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये 72 पाई है तो इसको ऐड अपन करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा 2 7 6 13 यानी कि 132 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों 132। अब ये 92 में नहीं करना है आपको, 132 गुणा 25 करना है, यानी कि 100 फिर हटा देता हूँ मैं इसको, 132 गुणा 25 करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 का डिवाइड कीजिएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 फिर 4 ये 100 बनेगा तो 100 ओके, यानी कि 3300 आपका आंसर आएगा 3300। पाई अपन ने हटा दिया, 25 का मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया, आंसर आपका आ गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3x + 2y बराबर दिया 13 y स्क्वायर माइनस 4 + 4 बराबर 0 है तो x, y का मान बताना है आपको। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन है, अगर आप ऑप्शन से भी डाट पुट कर दोगे ना यहाँ पर x और y की वैल्यू तो आपका आंसर आप लगा सकते हो बाय ऑप्शन से। बट अपन क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है दोस्तों ये देखो 2 का स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ। तो ओके, ये क्या लिखा है 2 गुणा 2y लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ। तो ये क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, यानी कि जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ओके, दोनों तरफ अपन रूट लेंगे तो y - 2 और 0 भी बाहर रहेगा, यानी कि 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि रूट में 0 है, चाहे रूट में 0 लिख लो चाहे बाहर 0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 2 आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो 4 आएगा और 3x बराबर जो 13 - 4 उधर जाएगा तो 9 बचेगा, तो x की जो वैल्यू है दोस्तों वो 3 आ जाएगी। x की जो वैल्यू है दोस्तों वो आ जाएगी 3। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा 3,2। ओके 3,2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 है तथा दुकानदार इस पर 16% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देता है तो लाभ या हानि बताइएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मान के चलो कोई राशि है जो 100 रुपये की है, 100 रुपये की है, उस पर 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो पहले अपन MP और SP का रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट। कैसे तरह देखो MP लिख लेते हैं यहाँ पे अपन और यहाँ पे अपन SP लिख लेते हैं। ओके देखो दोस्तों यहाँ पे अगर अपन 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं इसका मतलब होता है 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, यानी कि 5 अगर उसका MP है तो उस पर 1 का डिस्काउंट देना, क्योंकि 1 ऊपर क्या डिस्काउंट नीचे क्या MP, तो 1 कर देंगे तो SP कितना होगा 4 हो जाएगा। इस तरह से दूसरा 16% की डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आएगा दोस्तों 4/25। कितना आएगा 4/25, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है ना। तो 25 तो आपका MP रहेगा, 4 डिस्काउंट रहेगा तो SP कितना बचेगा 21 बचेगा, यानी कि 25 और 21। इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक बनेगा 125 और ये बनेगा 84, है ना। अगर अपन यहाँ पे CP लिख लेते हैं तो देखो दोस्तों अगर अपन इस MP और CP में अगर कुछ रिलेशन देखें तो 5:3 में है, लेकिन दोस्तों 5 की जगह यहाँ पर कितना 125 है। तो भाई अगर
MP 5 है तब तो CP 3 है, लेकिन जब MP 125 हो जाएगा तब CP कितना हो जाएगा, यहाँ 5 में किसका मल्टीप्लाई किया 25 का, तभी तो 125 हुआ, तो 3 में 25 का मल्टीप्लाई अपन कर देंगे तो CP कितना हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ। आप देखो दोस्तों CP दिया था 75 और SP दिया है 84, लाभ कितना होगा, तो आप कहोगे 9 रुपये का लाभ हो रहा है, आप कहोगे 9 रुपये का लाभ हो रहा है। आपको क्या बताना है, रुपये में मान बताना है। लाभ तो हो रहा है इतना पता, परसेंट है तो अपन परसेंट में भी निकाल देंगे, 9/75 गुणा 100। मान बताना तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिए, कहाँ ये दिया, एक क्या दिया विक्रय मूल्य, यानी कि 3024 है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 84 है, तो 84 से आप डिवाइड कर दोगे। और आपको क्या पूछ रहा है प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कितना है 9, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए मैं करके बता देता हूँ आपको। इसको सबसे पहले 3 से काटो, 3 तक 9, 3 से इसको काटोगे 3 दूनी 6 और 3 2 बचेगा, ठीक है ना, 3 8 24, ठीक है ना। तो फिर इसको 28 से काटोगे, चलिएगा आप ही कर लीजिएगा सॉल्व इसको, ठीक है ना। चलो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा अच्छे से। चलो, क्योंकि दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, इसलिए कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा गिचर में चलना हो, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ और कैलकुलेशन आपके लिए बोल देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको आती है। 30 संख्याओं का औसत 55 है और पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है और 68 74 और शेष, यानी कि 68 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या 30 संख्याओं का एवरेज दिया 55, उनमें से 15 संख्याओं का एवरेज कितना दिया 21 सॉरी 51, और 12 जो संख्या है दोस्तों 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो 56 है। अब वो क्या कह रहा है 68 74 और शेष 3 संख्याएं, शेष 3 संख्याएं। भाई 3 संख्या कहाँ से बच रही, 3 संख्याएं कहाँ से बच रही ये बताओ, नहीं बच रही ना, क्योंकि 15 ये हो गई और 12 ये हो गई, कितनी होगी दोस्तों टोटल 27 संख्या होगी, यानी कि जो शेष बची हैं। ओके दोस्तों समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। देखो यानी कि अंतिम 3 संख्या और उसके अलावा जो संख्या दी है वो एक्स्ट्रा संख्या दी है, इन 30 में वो शामिल नहीं है। तो 68 74 और शेष 3 संख्याओं का एवरेज आपको निकालना है। चलो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 30 संख्याओं का जो एवरेज है वो अगर 55 है तो आपको ये मान के चलना है सब पे 55 रुपये। अगर कोई जाएगा तो ज़्यादा ले जाएगा, कम ले जाएगा या 55 ले जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों अपने पास इन 15 संख्याओं के पास तो भाई 51 है और इन 12 संख्याओं के पास भाई 56 है, तो इनसे तो अपन ना ले सकते ना इनको दे सकते हैं, वो तो इतना लेके ही जाएंगे बाहर। तो देखो दोस्तों अगर मैंने कहा कि अगर अपन पास किसका ऑप्शन है 3 संख्याओं का ऑप्शन है, चाहे तो आप उनमें कम कर दीजिएगा चाहे उनको ज़्यादा कर दीजिएगा। इस तरह का अगर बात करते हैं तो जो स्टाफ के जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो 3 संख्या रहती है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ है ना तो वो जो स्टाफ है ना वो बाद में लेता है, या उसको ज़्यादा पढ़ सकता है या कम पढ़ सकता है, ठीक है ना। देखो तो 30 संख्याओं का 55 है, तो मैंने कहा कि देखो भाई जो 15 संख्या है ना वो 51 लेके बाहर जा रही है, तो आप कहोगे यार मुझे तो 55 लेना था लेकिन उनकी इच्छा है कि हमें 51 ही लेके जाना है, तो हम कहेंगे यार 4 तुम छोड़ जा रहे हो 15 लोग, यानी कि ये 15 लोग 4 छोड़ गए, यानी कि 60 ये अपने हिस्सा का छोड़ गए। किसके लिए छोड़ गए दोस्तों, इन 3 संख्याओं के लिए छोड़ गए। ओके चलो अब ये 12 कह रही थी हम भी जाएंगे, यानी कि 12 56 लेके बाहर जा रही हैं, यानी कि दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा ले जा रही हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ले जाएंगी मतलब एक कितना ज़्यादा ले जा रही हैं तो अपन देख लेंगे, ज़्यादा ले जा रही तो माइनस करेंगे 1 12, यानी कि दोस्तों माइनस के 12। इस तरह से दोस्तों जो 3 संख्याओं पर जो आएगा वो आएगा 48, क्योंकि 60 आया और 12 चला गया, तो इस तरह से अगर अपन देखेंगे 48। देखो दोस्तों अगर मैंने कहा कि इनको भी हटा दिया जाए तो 55 अगर देखा जाए कि ये 55 था, 55 से कितना ज़्यादा है तो आप कहोगे 19 ज़्यादा है, कितना है 19 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है तो आप देखोगे तो 55 65 यानी कि 13 ज़्यादा है, तो इनको भी आप ऐड कर करिएगा 8 3 11 9 20 4 6 80। अब देखो दोस्तों सबका ये रेशियो कितना था 55 था। अब दोस्तों जो 80 है वो कितने लोगों में बटेगा, आप कहोगे 3, मैं कहूँगा नहीं, अरे भैया ये भी तो शामिल है, ये भी तो शामिल है, ये एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 5 संख्याओं में बटेगा, तो 5 से आप डिवाइड करिए ना, 80 को काटोगे 16 और 16 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यही 16 ऐड कर रहा हूँ मैं 1 और 71, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 71। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सोच रहे हो कि आप ऐसे बोल रहे हो ऐसे कैसे, दोस्तों यहाँ ऐसे ही बताया जाएगा आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ओके चलो नेक्स्ट देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन और आ गए, 2 3, चलो 3 क्वेश्चन और आ गए, जल्दी से कर लीजिएगा, कर लेते हैं इनको। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा, यानी कि मान के लो एक वृत्त है, इसकी समांतर स्पर्श रेखा है कौन, ए बी और सी डी, ठीक है ना।
बिंदु P और Q ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित हैं कि पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करते हैं। कि मान के चलो P यहाँ पे और Q यहाँ पर है, और वो पी क्यू है ना वो आर को स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है, ये मान के चलो यहाँ पर, ठीक है ना, स्पर्श कर रही है कहाँ, आर पर स्पर्श कर रही है। तो पूछ रहा है कि एंगल पी ओ क्यू, यानी कि वो क्या है दोस्तों, केंद्र है, तो पी ओ क्यू क्या होगा ये पूछ रहा है, ये वाला एंगल आपको पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले अब मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा रंग बदल के। देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, अगर ये दोनों समांतर रेखा है, ओके, ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे हाँ बनेगा। पहले इतना बताओ ये 90 डिग्री बनेगा या नहीं, आप कहोगे हाँ बनेगा। चलिए, क्योंकि पी क्यू, कोई कहेगा सर ये अगर हमने पी यहाँ पर कर दिया और क्यू यहाँ पर कर दिया तो भी तो ये स्पर्श रेखा बनेगी। भाई हमारे पास ऑप्शन है पी और क्यू को कहीं पर भी बिठाने का, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन में ही इसको बिठा रहा है, ठीक है ना, जिससे कि यहाँ पर 90 डिग्री बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा कि कहाँ बिठाना है, हमने अपनी इच्छा अनुसार बना दिया है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर मैंने मान के चलो इस केंद्र से जहाँ बिंदु स्पर्श कर रहा है लाइन का, और स्पर्श रेखा और जो केंद्र से अपन जीवा डाल देते हैं, उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री बनता है। बताओ, यानी इस तरह का जो एंगल होता है यहाँ पर वो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। ओके, देखो दोस्तों, अगर मैंने कहा कि यहाँ से मैंने इसको भी स्पर्श करा, यहाँ पे स्पर्श कर रही है ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा। बोलो हाँ है ना, आप कहोगे हाँ बिल्कुल। देखो दोस्तों, अगर आपने देखा कि भाई ए इसके बराबर हो जाएगा और ए एंगल बराबर है 3, तो भाई ये क्या होगा, ए इसके सामने वाली और ए इसके सामने वाली बराबर हो जाएंगी, ए यानी कि दोस्तों ये वर्ग बन गया। क्या बन गया, वर्ग बन गया। तो अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये क्या है दोस्तों, विकर्ण बन गया। और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी कि ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है, तो ए भी पूरा 90 डिग्री होगा। बट जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 45 डिग्री में काटेगा। बोलो हाँ है ना। इसी तरह से इधर भी कर लेंगे, तो इधर से भी एक कितना निकल कर आएगा दोस्तों, 45 डिग्री निकल कर आएगा। तो इस तरह से टोटल जो एंगल बनेगा दोस्तों वो बनेगा 45 + 45 90 डिग्री। ओके, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 245 175 385 का आपको ऐसे बताना है। 245 के फैक्टर करना है 175 के, 385 का आंसर निकल कर आ जाएगा 135, सॉरी ओनली 35, ठीक ना। कैसे, देखो मैंने कैसे किया आप बताऊं। देखो मैंने देखा कि दोस्तों 45 75 और 85 है, यानी कि 25 तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि 25 से डिवाइड कैसे होगा, लास्ट के 2 अंक। दोस्तों 45 नहीं हो रहा है, मैंने 25 को हटा दिया। बाद में मैंने देखा, मैंने 5 देखा, तो मैंने कहा यार 5 से तो सभी संख्या कट रही है, तो इसका 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 तो है ऑलरेडी, 5 तो है सब में, तो या तो 5 का मल्टीपल होगा या 5 ही होगा, तो मैंने 7 को भी हटा दिया। अब 5 और 7 में से 1 है, तो बस 7 का मल्टीप्लाई देख लेना आपको। 7 × 21 3 बचेगा, 7 × 5 35, 7 दूनी 14 3 बचेगा, 7 × 5 35, 7 × 5 35 3 बचेगा, 7 × 5 35। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 35। बाकी फैक्टर कर लीजिएगा, कॉमन फैक्टर देख लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। चलो, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। जैसे कि मान के चलो उसने क्या किया, 30% की वृद्धि की, यानी कि स्पीड में दोस्तों, पहले अगर उसका 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, तो 30% की 10 का 3 होगा, यानी कि 13 की से चलने लगा वो। ओके, इसमें उसने क्या किया कि जब वो पहले जो समय ले रहा था उससे 15 मिनट कम समय अब लेने लगा। अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिएगा। यानी जब वो जो चाल से चल रहा था शुरुआत में, तब वो कितना समय ले रहा था, एक क्वेश्चन में पूछा गया। देखो दोस्तों, स्पीड का रेशियो है 10:13, लेकिन जो टाइम का रेशियो होता है, जब आपकी दूरी बराबर हो जाती है दोनों जगह, तो वो उल्टा हो जाता है 13:10। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर डिस्टेंस समान है, आपको याद रखना है। ओके, देखो दोस्तों, यहाँ पर 13 घंटे ले रहा है, तो यहाँ पर 10 घंटे, यानी कि 13 यूनिट समय, वहाँ पर 10 यूनिट, तो कितना समय ले रहा है, कितना कम, तो 3 यूनिट कम समय ले रहा है। बोलो हाँ है ना, आप कहोगे हाँ। देखो दोस्तों, ये अगर अपन देखें तो 15 मिनट समय कम ले रहा था, लेकिन 15 मिनट किसके बराबर होगा, 3 यूनिट किसके बराबर होगा। और मूल चाल से अगर चलता है शुरुआत में, तो वो 13 यूनिट समय ले रहा था, तो 13 का मान आपको चाहिए, तो 13 का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 3 से इसको काटोगे 5 बार जाएगा, 5 × 13 करोगे, 13 × 5 65 मिनट आपका आंसर आएगा, 65 मिनट आपका आंसर आएगा। तो बताओ दोस्तों, हमने 25 क्वेश्चन पूरे किए। क्या आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। बाकी इसी तरह का वीडियो हम डेली लाते रहेंगे। और दोस्तों, आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से रिवीजन करना है। आपके जो भी फॉर्मूले हैं वो मैंने बता दिया है, एडवांस मैथ के आपको फॉर्मूले थोड़े याद करके जाना है, बाकी कोई टेंशन ना लेना है एग्जाम की, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों।